जी, तो नमस्ते सभी को। और आज हम लोग बात बेबात के मंच पर आज एक बहुत ही अजीम शख्सियत के साथ हैं, जिनकी लिखने पढ़ने में विशेष अभिरुचि है और मैं कहूँ कि वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। तो और बहुत सारी बातें उनके बारे में हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम लोग उनसे विशेष संदर्भ में जो बातचीत करेंगे वो उनके लिखने पढ़ने को लेकर के ही होगा और उनका जीवन कैसा रहा, कब से उन्होंने शुरुआत की, क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि उन्होंने इधर जो एक बड़ा काम किया, गीता का भोजपुरी में अनुवाद किया, जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है। तो ये एक माइलस्टोन काम है, ये एक मॉन्यूमेंटल काम है। इस तरह के काम बहुत कम हुए हैं, या मैं नहीं जानता हूं, ये भी हो सकता है। तो एक तो ये है। दूसरी ये कि कविताएं हिंदी में, भोजपुरी में, और अपनी जो लोक स्मृतियां हैं उसके साथ कैसे इनका जीना है, कैसे रहना है। और बहुत बड़ी बात यह है कि ये गांव में रहते हैं और गांव के परिवेश को बहुत अच्छे से जीते हैं, समझते हैं। तो हम उनकी तमाम रचनाओं में उस गांव को पाते हैं और उस गांव को नॉस्टैल्जिक गांव के तौर पे नहीं पाते हैं। यानी वो विरह वाला गांव नहीं है कि हाय गांव, आहा गांव और कहाँ गया गांव वो, बल्कि जो गांव की हकीकतें हैं उससे ये रोज रूबरू होते हैं। किसान के जो दर्द हैं, किसान की जो कठिनाइयां हैं, उससे ये रोज उसी के साथ होते हैं, उससे रूबरू होते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे जीते हैं। तो वो जो एक गांव छोड़ करके और गांव के विरह में जो कविताएं लिखी गई हैं, उन कविताओं से कृष्ण मुरारी जी की कविताएं अलग कविताएं हैं। तो सीधे सीधे आपका स्वागत है कृष्ण मुरारी राय जी। बढ़िया, नमस्ते भैया। बिल्कुल। और हम लोग बस ऐसे ही शुरू करेंगे, तो शुरुआती थोड़ी बातचीत की। आप अपने बारे में बताएं, आपकी रुचियां क्या हैं, आप कैसे लिखने पढ़ने की ओर आए, क्या क्या किया है आपने, और अभी किस तरह के किसी और काम में, नए काम में लगे हुए हैं। जैसे कुछ चीजें हम लोग जानते हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन कुछ और भी होगा। कवि के यहाँ प्रकाशित कम होता है और अप्रकाशित बहुत सा ज्यादा होता है। तो इस तरह के भी काम होते हैं। और आपकी रुचियां क्या हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी रुचियों में इतनी विविधता है कि उसमें एक पूरा हमारी संस्कृति समा सकती है, जो हमारी गांव गांव की संस्कृति है और जो रचनात्मकता की संस्कृति है। तो थोड़ा उस पर बातचीत करेंगे, फिर हम आपकी और कविताओं और कृतियों पे बात करेंगे। जी, स्वागत है, नमस्ते जी। सबसे पहले तो बात बेबात को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मेरी सहज भाषा अपनी भोजपुरी है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, बातचीत शुरू हुई है हिंदी से, ठीक है। तो मेरा घर है यूपी के बलिया जिले में, एक टुटवारी गांव है, और मैं एकदम शुद्ध रूप से किसान भी हूँ। किसान परिवार से तो हूँ, लेकिन किसान भी हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक थे संस्कृत के, थोड़ी पढ़ाई लिखाई से रुचि बढ़ गई और बहुत लगभग 81-80 से थोड़ा बहुत दुकान पे, चाहे जो भी कहिए, लिखने पढ़ने में मन लगा रहा। हाँ, पढ़ने में रुचि ज़्यादा है, उससे कम लिखने में, उससे कम बोलने में। अब अधिक क्या कहूँ तो नहीं, मतलब आपकी रुचियां क्या है? आप जैसे मुझे पता है जहां तक कि आप स्केचिंग्स बहुत अच्छी करते हैं, आप कुछ वाद्य यंत्रों को बजा लेते हैं, आप रंगमंच और रामलीला वगैरह से भी जुड़े रहे हैं। तो इस तरह के कामों में ये सारी चीजें जो भी हो सकता है कि अंदर हो, तो वो सारी मेरे गांव में जो रामलीला होती है, बहुत कुछ उसकी भी देन है। हमारे गांव में रामलीला सन 52 से हो रही है, और मैं जब बचपन में 5वीं क्लास हो सकता है, पूरा बढ़िया से याद नहीं है, रामलीला 52 से शुरू हुई थी और बंद हो चुकी थी। तो हम लोगों को जब होश आया, तो चूंकि मेरे गांव में, मुझे लगता है कि मेरे गांव में जैसे वो कर्ण कवच कुंडल लेके पैदा हुआ था, तो मेरे गांव में जो भी बच्चा पैदा होता है वो रामलीला लेके पैदा होता है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो रामलीला तो रग रग में बसी हुई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम लोग जब बचपन में थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो पुरानी रामलीला जो 52 से शुरू हुई थी बंद हो चुकी थी। तो लड़कों का एक ग्रुप बना,
अब वो लोग जहाँ धनुष से तीर तरकस शायद मुकुट उकुट सब रखे हुए थे कपड़े उपड़े, तो हम लोग उसको पहन करके जब दशहरा आता था तो एक उमंग आती थी, तो हम लोग उस कपड़े को पहन करके उस समय की प्रसिद्ध जो कविता थी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। हाँ, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, कैसे है ना, तो उसी को हम लोग सब लोग धनुष बाण लेके उसकी बहुत अच्छी पंक्ति की, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं। सब उस पात्र में सब लोगों का यही बस पाठ था, यही लोग हम लोग बोलते थे। और धीरे 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 एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ही दरवाजे पर, अभी कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे ही दरवाजे पर रामलीला का हम लोगों ने एक छोटा सा रूप अपने में टीका फना करके सब मंचन कर दिए। हमारे पिताजी थे, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जो पहले से रामलीला से जुड़े हुए थे जी। अब उन लोगों को लगा कि नहीं लड़के कर लेंगे, फिर धीरे धीरे रामलीला शुरू हो गई। और वहाँ शुरू हुई तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो गीत संगीत है, कविताएं हैं, अब उससे जुड़ाव शुरू हो गया। और चौपाइयाँ इतनी अच्छी लगती थी, तो थोड़ा मैं बांसुरी उसरी भी बजा लेता हूँ। होली होली में जिसे गाने में लिखने में मन लगता है थोड़ा सा, वो जो लोक विधा है, जो रंग है उसका, जो लोक संस्कृति से जुड़ाव है वो आपका बहुत गहरे तक है। और लोक जीवन आप जीते हैं, क्योंकि वहाँ आपका साथ है, आपकी कंपनी है, एक ग्रुप है, चाहे उसमें बांसुरी बजा लेना हो, या चाहे झाल बजा लेना हो, चाहे ढोलक बजा लेना हो, चाहे अभिनय कर लेना हो, या चाहे निर्देशन कर लेना हो नाटकों का। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हम एक लेखक से नहीं बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्तित्व से मिल रहे हैं कृष्ण मुरारी राय जी के रूप में। तो ये बात तो मैंने उसमें कलर वाला नहीं, लेकिन पेंसिल से मैंने बहुत कुछ किया है। और उसमें ऐसा हुआ कि एक बार मेरा छोटा लड़का विकास, वो दिल्ली में था, मेरी ही स्केचिंग का हूबहू बना दिया, उसमें फर्स्ट प्राइज पाया था। नहीं, विकास भी काफी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लड़का है। सही बात। अच्छा, तो ये एक विरासत है, ये एक मतलब कहें कि एक सातत्य है विरासत का, और ये तो ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो थोड़ा हम आपकी रचनाओं पर भी आते हैं कि ये लिखने की ओर रुझान कब हुआ आपका? कब लगा कि मुझे लिखना चाहिए या मैं लिख सकता हूँ? अब इसको एकदम सटीक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको लगा कि जैसे 80-81 में से थोड़ा बहुत कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन 96-97 के बाद कुछ ठीक ठाक से अच्छी तरह से मैंने। तो आप मूलतः भोजपुरी में लिखते हैं? हाँ, शुरुआत मैंने हिंदी में भी लिखी है और भोजपुरी में भी लिखी है, और मुझे थोड़ा सा उर्दू में भी रुचि थी। मैंने उर्दू खुद से भी पढ़ाई की है। उसके बाद एक मैंने मेरे मित्र थे उर्दू से, वो थोड़े दिन कुछ मुझको भी पढ़ाए, बक्सर के थे, लेकिन जो चाहिए वो नहीं। वो उर्दू में रुचि होना, उर्दू की जानकारी होना, दोनों अलग बात है। तो मैं पत्रिकाएं भी मंगाता था। उर्दू भाषा मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट और वो पढ़ लिख नहीं पाता बहुत। नहीं, मैं पढ़ लिख लेता हूँ। मैं उर्दू की पत्रिका खातून मसीक मंगाया करता था। बिल्कुल, पढ़ता भी था। हाँ, अखबार पढ़, हाँ, किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता हूँ, प्रिंटेड पढ़ लेता हूँ उर्दू बढ़िया से। क्योंकि लिखने में जो कर्सिवनेस आ जाती है, सब बढ़िया से। और जैसे हिंदी लिखता हूँ वैसे उसको भी लिख लेता हूँ। क्या बात, बढ़िया। तो एक तो ये बात हुई कि लिखने पढ़ने में आपकी अभिरुचि। दूसरी ये कि आपको क्या लगता है अभी का जो सामाजिक परिदृश्य है, अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें आपने गीता को अनुवाद के रूप में क्यों चुना? गीता पर क्यों काम करने की इच्छा हुई? गीता ने कैसे प्रेरित किया आपको? गीता में क्या लगा आपको? तो इसके पहले भी फिर रामलीला में जाना पड़ेगा। रामलीला में एक हम लोग के यहाँ रामलीला राधे श्याम एक रामायण है, बहुत जगह होता है। मुझे लगता है कि अधिकांश जगहों पर राधे श्याम रामायण को ही लोग मंचित करते हैं, राधे श्याम के रामायण को। तो राधे श्याम की जो धुन है वो एक तो बोलने चालने में सहज भी लगती है बहुत। और हमारे यहाँ नारद मोह नाम का, चाहे रामलीला में एक नारद मोह का प्रसंग है, विश्व मोहिनी वाला, जो 116 चौपाइयों में है, 10-12 उसमें दोहे हैं। तो हमारे यहाँ उसका कोई संवाद नहीं था पद्यात्मक,
क्योंकि राधेश्याम पद्यात्मक है। और मैं जब रामलीला से गहरे से जुड़ गया था, जिसमें मेरी केंद्रीय भी भूमिका हो गई थी, तो मैंने धीरे धीरे करके पूरा राधेश्याम लिख दिया। राधेश्याम के तर्ज पर नारद मोह लिख दिया। किताब अभी अप्रकाशित है और किताब पढ़ने लिखने में रुचि रही थी। महाभारत भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। और मैंने एक जगह बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि जो विषय आपको समझ में न आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जो विषय आपको न समझ में आए उस पर किताब लिखना शुरू कर दीजिए। तो पढ़ने लिखने में हम लोगों का परिवेश है, जिस परिवेश से हम हैं, गीता सामने रखी रहती है दिन रात। तो मैंने गीता पढ़ना शुरू किया तो बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आया, तो मुझे वो लाइन याद पड़ गई कि जो नहीं समझ में आए उस पर किताब लिखिए। एक दो श्लोकों का मैंने अनुवाद किया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी कोई किताब लिखनी है तो पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब लिखते हैं। लेकिन ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि अगर नहीं समझ में आता है तो लिखिएगा तो समझने लगिएगा उसे। फिर तो जब नहीं समझिएगा तो फिर बेचैनी बढ़ेगी, तो आपको और पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया है, एक्सीलेंट है। लेकिन मैं किताब के लिए ये तो आज की सबसे अच्छी बात रही आपकी कि जो चीज नहीं समझ में आए उस पर किताब लिखना शुरू करिए, अपने आप समझ जाइएगा उसे। तो आप तो किताब लिखिए या उसको लिखिए। लिखने से समझ में, मुझे तो लग रहा है कि समझ में आ जाती है बात। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पढ़ना पढ़ने से आता है तो लिखना लिखने से ही आएगा ना। ये तो बात सही है। और मुझे याद करने में उतनी रुचि नहीं है जितना समझने में है। बिल्कुल एकदम मैंने स्पष्ट बात है। गीता का अनुवाद करने के क्रम में आपके अनुभव क्या रहे? बता रहे हैं। तो जब मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, एक दो श्लोकों का मैंने अनुवाद कर लिया था। उसी समय एक उर्दू के प्रसिद्ध जानकार हुए थे, चाहे कवि हुए थे, अनवर जलालपुरी। और अनवर जलालपुरी जी की उर्दू गीता की बहुत चर्चा थी। उर्दू गीता। और उसी समय, जिस समय मैं ये लिख रहा था, एक दो श्लोक लिख करके मैं बंद कर दिया था, तो उसी समय अनवर जलालपुरी जी की मृत्यु हो चुकी थी। और उस समय उर्दू गीता और अनवर जलालपुरी जी की बहुत चर्चा हुई थी। और उसी दौरान मैंने इलाहाबाद से प्रकाशित एक हिंदी गीता भी पढ़ी थी। और मुझे लगा कि हिंदी गीता, उर्दू गीता, तो एक भोजपुरी गीता भी आनी चाहिए। और इस क्रम में मैंने उसको, जो दो श्लोक लिखे थे, अब मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। एक दो लोगों को दिखाया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, प्रोत्साहित होता चला गया, प्रोत्साहन मिलता चला गया, काम आगे बढ़ता गया। कभी इधर से कभी उधर से किताबें लेकर के, कुछ खरीद करके, कुछ मांग करके। जैसे मैंने सहजानंद सरस्वती जी की किताब, चाहे तिलक जी की किताब, बहुत सारी चीजें। फिर नई नई जो आधुनिक किताबें हैं उनको भी मैंने देखना शुरू किया। और इस क्रम में लिखता चला गया। बहुत सारी कठिनाइयां, 2-2.5 बरस लग गए, लेकिन पूरा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो गीता को हम लोग अक्सर एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं। अच्छा। और आपने एक धार्मिक ग्रंथ के अनुवाद के रूप में चुना, तो आपकी खुद की मान्यताएं और गीता की मान्यताओं में कोई समानता है, कोई टकराहट है, या कोई दूरी है, या कोई वैचारिक असहमति है? क्योंकि ये एक साहित्यिक काम है, तो जरूरी नहीं है कि हम कोई साहित्यिक काम कर रहे हैं तो उससे सहमत ही हों। तो असहमतियों को भी हम कैसे लिखते हैं उसमें? जैसे मैं खुद अपनी निजी बात करूं तो मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं आस्तिक व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन गीता, इसमें जो सहजानंद सरस्वती जी की गीता है, उसने मुझे सर्वाधिक बहुत प्रभावित किया। तो मैंने उसको पढ़ा, उसको जाना। तो आपके भीतर भी कई बार, जैसे मैं रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ, तो एक इसे साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ता हूँ और सबको रिकमेंड करता हूँ कि रामचरितमानस सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी हिंदी अच्छी होती है, हमारी अभिव्यक्ति अच्छी होती है, हमारी भाषाई संस्कृति अच्छी होती है। तो क्या आपको भी कभी लगा ऐसा क्या कि गीता के मूल्य कुछ अलग हैं और हमारे व्यक्ति के रूप में मूल्य कुछ अलग हैं? तो फिर उनके बीच सामंजस्य कैसे बैठाया आपने? जी, गीता मुझे व्यक्तिगत तौर पर, मैं क्योंकि प्रवचन करता तो हूँ नहीं, कोई धार्मिक बहुत जानकार भी नहीं हूँ, तो मुझे एक मनोविज्ञान के रूप में मुझे लगा कि एक मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने का औजार है, या यंत्र है, या माध्यम है गीता। जो भी बातचीत हुई है, हर आदमी के मानसिक संतुलन को एक दिशा देने का काम कर रही है गीता। दैनिक जीवन में जो हम व्याकुल हैं,
उस व्याकुलता को हमको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश है गीता। हाँ, जितनी उसमें धारणाएं हैं, जितनी दिशा निर्देश हैं, मुझे कठिन लगता है, बहुत कठिन व्यवहारिक जीवन में। लेकिन वही तो चीज है असली कि व्यवहारिक जीवन में अगर जो इसको हम उतार दें तो मुझे लगता है कि सबके लिए ठीक रहेगा। बहुत सारी इसमें लगता है कि अवधारणाएं एक दूसरे से टकराती भी है, लेकिन सब मिला करके नदियां एक घाट बहुतेरे, जाना एक ही जगह है, मानसिक संतुलन पर। जी। कि हम मानसिक रूप से कहाँ हैं, इसमें बहुत निष्काम कर्म वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो लगता है कि अलग अलग है। अच्छा, धर्म को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? धर्म को तो ठीक मानता हूँ, लेकिन एक अब लंबा हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे एक सड़क हम लोग बनाते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कंसेप्ट, अपने कहाँ से आया अभी हम नहीं समझ पा रहे थे। कि जैसे हम लोग सड़क बनाते हैं, मान लीजिए कि सड़क 10 फीट की है, ठीक है, तो सड़क के किनारे हम लोग मिट्टी डालते हैं उस सड़क को बचाने के लिए, 10 फीट की सड़क को, और उस मिट्टी में हम लोग बहुत घास फूस, बांस बसवार सब बहुत डाल देते हैं। किस लिए? कि मिट्टी भी बची रहे, लेकिन मुख्य उद्देश्य है सड़क को बचाना। अब उस मिट्टी के किनारे जो लगे रहते हैं बांस घास फूस, उसमें बहुत सारे चोर डकैत राजन कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और नुकसान करते हैं राहगीरों को भी और मिट्टी को भी। तो हमारा जो, मुझे जो लगता है कि जो धर्म का कंसेप्ट है, चाहे जो धर्म की अवधारणा है, वो बहुत वही 10 फीट की सड़क है, उस पर चलने के लिए बनाया गया है। लेकिन उसके जो चारों तरफ ही जो मिट्टी डाली गई है, मिट्टी के बाद जो पेड़ रुख डाले गए हैं मिट्टी को बचाने के लिए, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े राजन चोर डकैत सब आके फंस के और राहगीर का रास्ता कठिन कर रहे हैं। मुझे लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ये आपने रूपक बड़ा अच्छा लिया कि एक धर्म एक रास्ता है, लेकिन कई बार जब हम धर्म के इतिहास को पढ़ते हैं तो धर्म को ऐसा रास्ता बनाया गया जिसमें कुछ खास लोग ही चल सकते हैं, बाकी लोगों को इस धर्म के रास्ते पे चलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनको धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की ही इजाजत नहीं थी। तो फिर धर्म के रास्ते पे वो चलेंगे कैसे? तो धर्म का ये रूप कहीं विचलित नहीं करता क्या कभी? एकदम करता है, कभी कभी तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन चूंकि मैं बहुत गहराई से उस चीज को नहीं व्याख्यायित कर सकता हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन लगता है कहीं कहीं उसमें विडंबना भी है और उससे असहमति भी है। एकदम बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम असहमत हैं तो हम असहमतियों को दर्ज करें, और असहमत होना ही हमारे विवेकवान होने का, और आप ये जो किताब लिखी है भगवत गीता, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी सहमतियां और असहमतियां इसमें दर्ज हैं और आपने कैसे उसे लिखा है। तो हम लोग इसके कुछ छंद एक दो पढ़ सकते हैं क्या, जो आपको प्रिय हो? प्रिय तो गीता एकदम से पूरी प्रिय है जी। लेकिन चूंकि गीता को जब मैंने अनुवाद किया है, मैंने लिखा नहीं है गीता का ना, मैंने तो अनुवाद किया है, तो उस भाव को मैं कहाँ तक ले पाया हूँ गीता के जो, हाँ, लेकिन हाँ असली बात यह है कि गीता का जो भाव है वो अगर जो एक ही रहता तो इतनी सारी व्याख्याएं और इतने सारे विद्वान और इतनी सारी तर्क नहीं होते। थोड़ा कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से असहमत हैं व्याख्या से। और ये भी होता है ना कि गीता या कोई भी किताब जिस समय में लिखी जाती है तो उसके युगीन संदर्भ तो वहां दर्ज होते ही है ना। जैसे ये जब कोई गीता आज से 800 साल पहले लिखा होगा, या ये जब माना जाता है मिथकीय तौर पे, हालांकि मैं किसी को एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि इतिहास नहीं मानता और मैं इतिहास ही का विद्यार्थी हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि कभी ये गीता जब लिखी गई होगी या कही गई होगी तो उसके युगीन संदर्भ अलग होंगे। लेकिन आज जब हम इस गीता पर बात करते हैं तो युगीन संदर्भ अलग होते हैं उसके। जैसे वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी, तो उसमें उन्होंने अपने समय के संदर्भों को लिया, तुलसीदास ने अपने समय के संदर्भों को लिया, अभी अभी भगवान सिंह ने अपने अपने राम लिखा है तो उन्होंने अपने संदर्भों को लिया है, आज के सवाल उसमें है। तो ये तो एक कृति के साथ होती रहती है, और वह कृति तभी ज्यादा नवीन होती रहती है जब अपने समय के सवाल उससे पूछे जाते रहते हैं।
तो उनको रिस्पॉन्ड करती रहती है। तो कोई अगर कविता, जैसे आपकी एक गांव वाली कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर उसे सुनाए तो अच्छा लगेगा। 2 लाइन सुना देता हूँ, 2-4 लाइन। जी हाँ बिल्कुल। एक सेकंड निकाल, तो क्योंकि लंबी कविता है तो उसमें सब कुछ तो नहीं आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत। नहीं, कोई भी 2-4-10 लाइन पंक्तियां जो भी आप हाँ। सुनाना चाहें। जैसे मैं खुद गांव से हूँ, किसानी भी करता हूँ, तो जो मैंने देखा है, जिया है, कि गांव गिराव क हाल बेहाल बा, चौपट होता टे खेती किसानी, सब चौपट करे में लागल बा, अज्ञानी का संगे बड़े बड़े ज्ञानी। क्यों एक आदमी को दोष लिखे रहल जात। तो गांव रहे पहले खाली गांव, त नाही रहे तना परेशानी, अब बने का चक्कर में शहरी सब करत जाता ते रोज नादानी। हेलाइन के ध्यान दिए कि किसान कसान अनाज क नाज, बाजार में जाके दोनों लसराता, अयन बिना तरसत बा किसान, तबो अन्नदाता कहावल जाता। एगो देखब बैंक से लोन मिलता सब केसीसी, तो खेत में अन्न बोआत रहे, तब अन्न होखे पैदा खेतवन से, अयाजत कर्ज बोआता ते खाली, आराम से मिली जाता बैंकवन से। बहुत सारी परेशानी बाटे, बहुत डालल बा जाल। एगो लाइन हमारा एमा बहुत पसंद पड़ले, ओकरा के हम डाल देतनी, दिखा दिया चाहते जरूर कि सुन ले बानी गांव का देश हई, कहल जाला कि भारत गांव का देश है, तो सुन ले बानी गांव का देश हई, सच होखे भले पर झूठ बुझाता, गांव में देश बसे भलही, पर देश से गांव ओराइल जाता। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमनी का जौन एगो दहेज चाहे बेटी बेटी के शादी करे के जौन हमनी का एगो देखी, सब कुछ खेती के बिगाड़े वाला ही है गांव के। कि पहले खेती रहे तो ऊपर रहे उत्तम खेती मध्यम बान, तो ओकरा खातिर बा कि कैसे बा, उत्तम खेती का हाथ रहे, पहले उत्तम खेती का हाथ रहे, उत्तम खेती का हाथ रहे, अब खेती किसानी बेकार कहाता, केहू पूछे ना बूझे है का नौकरी वाला अब होशियार कहाता। लेकिन एक संगे विडंबना बा, एक जोड़ के अंतिम कुछ हो सकेला कि सबका खातिर भी नहीं कि नौकरी वाला दूर रही घर से, नौकरी वाला सबका मैंने अपना अपन अनुभव बा कि नौकरी वाला दूर रही घर से, खेती हर घरे बाप को गोड़ दबाई, गोड़ दबावे वाला बना लायक, अलायक बाप का श्राद्ध में आई। हाँ बढ़िया, कविता कितना थोड़ा सा बहुत अच्छा। अच्छा, भोजपुरी में रे लेकिन हमने भोजपुरी में भी तनी बात कर लिया, क्योंकि भोजपुरी में पढ़ी तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी जी। भोजपुरी में अभी जो लिखल जाता, भोजपुरी में अभी जो कविताई बा या भोजपुरी के जो अभी बोध बा, ओकरा के लेके कितना संतुष्ट बानी रहा? भोजपुरी में का हिंदी ऐसन, बांग्ला ऐसन, उड़िया ऐसन, अन्य जौन भाषा बाड़ी से हमनी का जहाँ बड़ा प्रगतिशील स्वर में कविता लिखल जाता, भोजपुरी में भी वैसन कविता लिखल जाता का? एगो पहला चीज तो मैंने, चूंकि हम गांव से बानी, हमार परिवेश जौन बा गौई बा, जौन एगो हमार दायरा भी सीमित बा, चूंकि एगो और ही कहल जाला कि सबका अपन अपन दुनिया होले। अगर जो खूब बढ़िया से देखल जाओ तो हम तो खूब मंडूक बानी, लेकिन जितना में हम बानी, जितना हम देखत है, ओकरा में बहुत अच्छा भोजपुरी में कविता आ रहा है। ये कई से कविता बढ़ता,
आज जहाँ तक बहुत लोग अश्लीलता के बात करता हूँ, होला बात बा, तो हम बहुत पहले एगो बीपी सिंह जी का एगो चित्र रहे, काला हंस में निकल रहे, काला कवर पर रहे, हम उनका एगो इंटरव्यू रहे कि काला ही सत्य है, शाश्वत है, काला रंग उनका अनुसार, हम नहीं जानते ऊपर में कितना गहराई बा, शाश्वत है। तो हमके लागेला कि कुछ चीज शाश्वत बाड़ी सा, अंधेरा शाश्वत बा, आपका अंजोर करे के मतलब दिया जरावे के पड़ी, अंधेरा के आप तेरे हाथ से नहीं खिंचा सकते। हम हमारा अपन अनुभव, बहुत लोग इतना अच्छा लिख रहा हूँ कि मन खुश हो जाता है। नहीं, अच्छा तो लिखल जाला हमेशा, कोनो भी भाषा में ऐसा नहीं कि हमेशा खराब ही लिखाई, लेकिन भोजपुरी में बहुत सा चीज, जैसे भोजपुरी में जो राही जी की गजल है, या जो बहुत सा जैसे आपने ये कविता लिखी, जैसे नागेंद्र नाथ ओझा ने लिखी, जैसे वो लिखते हैं कि हम तो बातचीत होके गीता और कुरान की तरह, तू हमके फेंक देलू रद्दी अखबार के तरह, तो के पुतरी में राखी ना परान के तरह। तो इस तरह की गजलें और इस तरह के भावबोध की गजलें हिंदी साहित्य में भी कम है, बहुत कम है, कम लिखी जा रही है। तो ये तो एक अलग बात है कि इस तरह के कुछ हम चुन सकते हैं, लेकिन अधिकांश मैं जो भोजपुरी की मंचीय कविताओं को देखता हूँ या भोजपुरी के मंचों को देखता हूँ, तो उसमें दो चीजों को मुझे लेकर के मतलब थोड़ी उदासी होती है। एक तो वीर रस की कविताएं जब आती हैं तो वीर रस की कविताओं में हमेशा एक टारगेट मुसलमान हो जाता है, क्योंकि हमको पाकिस्तान को टारगेट करना होता है। और मैंने भोजपुरी के मंचों से कम 20 ऐसी कविताएं सुनी हैं जो सीधे सीधे मुसलमानों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को और महिलाओं को अपमानित करने वाली कविताएं हैं। मैं उन कवियों का नाम नहीं लूंगा, शायद आप जानते होंगे। उनको लगता है कि मुसलमानों को हम हिंदुस्तान से निकाल देंगे, स्त्री का काम है केवल घर का काम करना और पति की सेवा करना, दलितों, शोषितों, वंचितों का काम है कि केवल सफाई करना, काम करना। तो इस तरह का बोध भोजपुरी कविता में क्यों है? अभी सब क्या, पहले हम अपन थोड़ा सा बता देते नहीं। आप एक हम किताब पढ़ ले रहनी, गायब होता देश, रणेंद्र का, पढ़ के कुछ दिन बहुत व्याकुल मन भई रहे वो घड़ी। हम 2-3 महीना कुछ लिखनी पढ़नी ना, मने ना लगे। कांटक जी से, सुरेश कांटक जी से भेंट भेल, वहाँ का थोड़ा सा कहने की नहीं, सब ना होके कि कहीं कुछ लिखल पढ़ल छूटे के ना चाहिए। तो हम तनकी बड़े को मैंने चीज कहल चाहते नहीं, यही कुल खातिर। तो हम अपना के जब गायब होता देश देख के पढ़ के जब हमारा भीतर लागल, तो हम अपना खातिर, अपना के डांटे खातिर एगो मुक्तक लिखनी। अब यही के थोड़ा सा ऊपर जा सकेला आदमी जी, जो आप कहनी है कि बिना मकसद का खाली ऐसे ही तुका चलत बड़ा, बिना मकसद का खाली ऐसे ही तू का चलत बाड़, और रोशनी दे सकत नहीं तो झूठहू का जलत बाड़। लिखत रह कविता, कहानी, शायरी पूछो, बन के शब्द वीर खुद के ही तू का चलत बाड़। बिल्कुल बढ़िया, सही बात है। नहीं मतलब आपने ये बहुत अच्छा लिखा, और ठीक ठीक उसी को इंगित करके लिखा जो मैं कह रहा था कि आखिर हम साहित्य लिखते क्यों हैं? अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए। लेकिन अगर भोजपुरी समाज में कोई लड़की आज के आधुनिक कपड़े पहन के चलती है तो उस पर व्यंग्य है, वो उससे अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई प्रगतिशील चीज, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ गांव में नया करना चाहता है तो उसे पागल कहा जाता है कि अभी भोजपुरी में आगे बढ़ना भेजिए, अभी ये करिए नहीं। तो इस तरह का जो पिछड़ापन लिए हुए बोध है, कविताएं हमारी कितनी मुठभेड़ करती हैं उसके साथ। कविताएं इन प्रगतिशील चीजों को कितनी जगह दे पा रही हैं, क्योंकि आप तो भोजपुरी में बहुत अच्छे से और गांव में ही बैठ कर लिख रहे हैं, और आप तमाम मंचों पे बहुत अच्छे समादृत कवि हैं, और आपने बड़ा काम किया है। तो शायद आपके यहाँ इसके कुछ संदर्भ होंगे। जी हाँ, भोजपुरी को लेकर के तो एक जिसे कभी एक कोई चर्चा चल रही थी, बातचीत किसी फेसबुक लाइव पर,
और मैं सुन रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग बैठे हुए थे बगल में, कौन है उनके, कि एक है वो। जब वो सुने तो उनको भोजपुरी में, चूंकि गांव में हम लोग तो सब भोजपुरी में बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी में बा छोड़ो, तो भोजपुरी को लेकर के जो एक हीनता है, हर जगह नहीं, कुछ लोगों के बीच में, वो तो खुद है भोजपुरी को। जहाँ तक काम करने की बात है कि फला अच्छा काम बुरा काम, तो हमको तो बहुत सारे लोग, मैं तो भाई, जैसे आप कहे कि बहुमुखी चाहे जो भी आप कहें, तो कुछ कामों में रुचि है, उसको मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा तो मैं करता हूँ। उसके बाद कोई जरूरी है सफलता की जो बात वो होती है, तो सफलता तो बहुत बड़ी चीज है, सफलता सबको नहीं मिलती है। सफलता फिर वही गीता से उल्टा हो जाएगा, 100 फल के साथ, तो उसकी तृप्ति तो होगी नहीं, तो सफल कोई नहीं हुआ। और सफलता का मूल मंत्र पैसा कमाना तो केवल एकमात्र है सफलता। तो मुझे जो लोग बोल देते हैं कि इतना काम कैला इतना छोड़ल, कौनो पे वो ठीक है, हम कहले करे महाराज अभी सेंचुरी लगबे ना कैल, कैसे हम ठीक हूँ? 5 को 10 को काम नहीं छोड़नी, अभी हमारा सेंचुरी लगावे के बाद। आप जो भी कर रहे हैं उससे अगर जो समाज को कुछ दे रहे हैं तो ठीक है, समाज को तो देना है ना। कि बहुत बड़ बात होला कि हम जीवन में काहे खातिर है, नहीं तो सीधा वहाँ एक गीता में श्लोक है, सहजज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। जो यज्ञ शब्द बा, जो कि हमके 3 महीना 4 महीना बहुत मथलस लिखला का बावजूद भी थोड़ा थोड़ा अब समझ में आता, सहजज्ञा प्रजा सृष्टवा, यज्ञ के साथ प्रजा की रचना कर। कृष्ण भैया, एक गीता का एक श्लोक है जो कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये उस समय भी सही था क्या? उन्होंने कहा कि ये जो चारों जो वर्ण हैं वो मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं गुण और कर्म के हिसाब से। तो अगर उसी समय जब ये कृष्ण कह रहे थे कि चारों वर्णों को गुण और कर्म के हिसाब से बनाया गया है, तो कर्म के हिसाब से तो कर्ण क्षत्रिय था, फिर उसे सूतपुत्र ही क्यों कहा गया, हमेशा कहा गया? तो ये उनकी बात कंट्राडिक्ट नहीं होती है क्या वहां उसी काल में? वही तो कह रहे थे कि बहुत सारे विरोधाभास हैं, हमको लग रहा है विरोधाभास। अब इसे 4 वर्ण गुण कर्म के आधार पर बनाए गए हैं, तो इसका मतलब कि 4 तरह के गुण भी होंगे ना तब तो, या उसका कॉम्बिनेशन होगा 4 तरह का है? तो आखिर जब कर्ण के जो गुण और कर्म थे वो तो क्षत्रिय के थे, लेकिन हमेशा वो सूतपुत्र ही बना रहा, तो उसे तो क्षत्रिय बन जाना चाहिए था, क्षत्रिय में अपग्रेड हो जाना चाहिए था। अब यही तो कहा, कैसे हम कहें बहुत कुछ है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात्मक उच्यते है ना, तो जन्म से थोड़ा मतलब होता है, फिर संस्कार से भी मतलब हो जाता है बाद में, जो हम लोग सुनते पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाए? और इसमें भी है कि जन्मता जायते शूद्र, लेकिन वो द्विज कब होता है? जब उसका उपनयन संस्कार होता है, और उपनयन संस्कार केवल 3 ही जातियों का, 3 ही वर्णों का होता है, शूद्रों का उपनयन नहीं होता। यानी वो तो शूद्र ही रह जाते हैं। उपनयन संस्कार अब तनकी हम का कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाए थोड़ा सा। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, तो इसमें संस्कारात् से में कहीं उपनयन तो बना नहीं, जो भेद बनाओ, बिल्कुल ठीक है। अब उस संस्कार का भेद बनाया गया है, भेद करने के लिए आपके साथ है हमारे साथ, संस्कार के भेद है ही, ये अलग बात है। बिल्कुल, लेकिन जो द्विज जातियां गिनी जाती हैं, द्विजातियां जिनका दोबारा जन्म होता है, तो उन द्विज जातियों को इसीलिए गिना जाता है कि वहां उनका उपनयन संस्कार होता है और उसमें शूद्रों का नहीं होता। तो कुछ इस तरह की जो भ्रांतियां हैं अपने समय में रही होंगी, अब हम उसको थोड़ा लगता है कि थोड़ा आगे उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सही। अच्छा, एक और सवाल कि आपने गीता इतनी पढ़ी, आपको गीता किसकी सबसे अच्छी लगी? किसकी? हाँ, अब बहुत कुछ कहना उचित नहीं, लेकिन मुझे तिलक जी की, तिलक जी पर मेरा ज्यादा, मतलब क्या 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 खास था उसमें?
एकदम खास तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है जो कि, हाँ, एक जगह क्या है, याद नहीं, पहला अध्याय का कोई है, पुरजित कुंती भोज एक शब्द आया है उसमें, गीता में पहला गीता अध्याय। रहस्य की। हाँ, पुरजित कुंती भोजा चौक इसे, तो उसमें शाहजानंद जी से मेरा मेल खाता था, क्योंकि पुरजित कुंती भोजा बहुत सारी जगह तो पुरजित को अलग लिखा गया है, कुंती भोज को अलग लिखा गया है, जो योद्धा थे। और मुझे लगता था, संस्कृत को बहुत अच्छे जानकार नहीं, लेकिन मुझे जो लगता था कि पुरजित और कुंती भोज एक है, तो मैंने बहुत कोशिश की और वो शाहजानंद जी से मिली, उनके व्याख्या में पुरजित कुंती भोज को एक बताया गया है। बाकी कहीं हमको जो भी हम 17, 18 या 20 तक किताब थी मैंने पढ़ी है, उसमें सब पुरजित कुंती भोज अलग अलग, और शाहजानंद जी मेरी आपको दो किताबों ने ज्यादा प्रभावित किया, एक तो गीता रहस्य ने और एक गीता हृदय ने। जी जी जी। गीता रहस्य तो तिलक जी की है और गीता हृदय सहजानंद जी की है। सहजानंद जी की, हाँ। लेकिन सहजानंद जी तो घोर मार्क्सवादी आदमी थे, उन्होंने धर्म को कैसे देखा है? अब जैसे आप लोग अब तो इतिहासकार हैं, तर्कशास्त्री भी, सब कुछ, अब मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा ना, उतना गहराई से जा पाऊंगा, लेकिन वाद सब अलग अलग है, लेकिन सबके सोचने का अपना अपना नजरिया है, वही तो वाद होता है। गीता को उन्होंने थोड़ा प्रामाणिक तरीके से देखने की कोशिश की है कि किन संदर्भों में घटित हुआ रहा होगा शायद। उनका गीता का जो व्याख्या है उसके ज्यादा तो उनका भूमिका और बाद का चीज है, वो पढ़ने में मजा आता है। जी जी। अच्छा, आप लिखते कब हैं? कब आपको लिखने का मन करता है? सबसे अच्छा लिखने का समय क्या है? अब कुछ है नहीं, लेकिन अब यहाँ नहीं रखे, नहीं तो मैं कवियों के प्रकार कितने होते हैं, कब कैसे लिखते हैं, तो एक उसमें प्रकार है कि जब मन में आया, जब फुर्सत लगी, जब दिमाग में आया वो लिख दिए, 2 लाइन लिखे चल दिए। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, अभी तब तक गाय बोल दी, उसको बांधना है। जिसे मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे पास कोई स्टडी रूम अलग से है नहीं, वही दरवाजा, खुला दरवाजा, जहाँ सब लोग आते हैं। तो कभी लिख रहे हैं तब तक कोई आके हाल चाल पूछ दिया, तो सारा जो हलचल है भीतर का सब जो जी बिल्कुल। नहीं, ये एक बार, कई बार होता है ना, जैसे हमने कई शायरों को पढ़ा, कई लेखकों को पढ़ा, कतील शिफाई जी को देखा, तो उनका था कि जो सुबह जब मेहनत करते थे उसके बाद उनको लिखने का विचार मन में आता था। तो ऐसा कुछ होता है क्या? बहुत पहले मैंने पढ़ा था चंद्रकांता संतत के जो खत्री जी थे, वो शायद उनको कुर्सी पर बैठ के और काली बिल्ली पर हाथ रख के, शायद कि कैसे है, याद नहीं है पूरा, लिखने की आदत थी। तो वैसा कुछ नहीं है, हम लोग गाय को भूसा डाल रहे हैं, वहां भी चल रहा है, तो लिख दिए कहीं आकर के तुरंत, और कुछ लिख रहे हैं, कोई आके बोल दिया तो भी गायब हो गया, ये भी होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लेकिन अगर हम मुक्तिबोध को पढ़े या केदारनाथ अग्रवाल को पढ़े, तो उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि विचार आते हैं श्रम के समय, जब आप मेहनत करते हैं, जैसे आपने कहा था कि गाय को खिला रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो कविताएं अक्सर वहीं से उपजती हैं, आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं। एक चीज इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं घर पर था, तो घर पर कुछ लिख रहा हूँ, घर पर जब कुछ लिख रहा हूँ तो वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं कोई आ गया, तो मैं एक बार चला गया अपने खेत पर, एकांत जगह में, एक थोड़ी सी एकदम छोटी सी बात, एकांत जगह में, अब सोचने लगा, वहां एक लाइन नहीं आई, फिर भीड़ में जाना पड़ा घर पर। तो जो आप कह रहे हैं कि वो जब समय पर दबाव होता है, उस समय भी आती है, तो मुझे भी यही लग रहा है। मैं एकांत में गया था अपने खेत पर, अकेले बैठ करके, कहीं कुछ नहीं, कोई दिमाग में नहीं, कौन आया कौन नहीं आया इससे कोई मतलब भी नहीं है, भीतर भी कोई नहीं आया। तो हमको लगता है कि कोई अकेले नहीं रह सकता है। तो भोजपुरी संस्कृति की ये खास विशेषता है कि भोजपुरी में मैं शब्द नहीं है, तो जो हम का बोध होता है, हम में ही कविता भी होती है, हम में ही मेहनत भी होता है, और हम में ही हमारी संस्कृति भी होती है। तो ये इस तरीके से इस बात को बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और थोड़ा हम लोग और बात कर ले, जैसे कि मान लीजिए कि किन लोगों ने आपको प्रभावित किया, कवियों के तौर पे या व्यक्तित्वों के तौर पे या लेखन के तौर पे, या किनको पढ़ के लगा कि ऐसा हमें लिखना चाहिए या ये अच्छा लिख रहे हैं?
जिसे मैंने द्रौपदी भी पढ़ी थी, लव कुश भी पढ़ा है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब मैं पाया था एक बार मोती के मुक्तक, मोती ये के जी बहुत सारी किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, झूठ मूठ नहीं कहूँगा। और जो उसमें मोती के मुक्तक में हिंदी, उर्दू और भोजपुरी तीनों का संग्रह थे, गजलों के चाहे मुक्तकों के। लिखने का ढंग या उसमें जो भाव थे मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। और उसके बाद फिर मैंने किताबें कुछ मंगाई भी। किन लेखकों से प्रभावित हुए आप? लेखकों मतलब जैसे भोजपुरी के, चूंकि ज्यादा भोजपुरी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी आपके लेखक रहे हो। बहुत व्यक्तिगत लेखक से कोई बहुत नहीं है, लेकिन जो लिखने का ढंग है भोजपुरी में वो तो मोती भी से थोड़ा सा मिला कि नहीं ऐसे लिखना चाहिए, लिख पाऊँ ना लिख पाऊँ अलग बात है, लेकिन किसी खास लेखक से पीछे सब लोग अच्छे लगते हैं, जहाँ से भी मिल जाए कुछ मिलता रहता है। तो एक लेखक मेरे लिए माने संभव नहीं है। तो अभी क्या लिख रहे हैं? अभी तो फिलहाल क्या कहूँ, जैसे गीता लिख लिया हूँ, तो इसके जो गुण चीजें हैं उसमें बहुत सारे गुण तत्व हैं, उनको भोजपुरी में चाह रहा हूँ कि एक संग्रह पतली पुस्तिका आकार का, तो उसके लिए काफी चल रहा है अभी। चलिए, तो बढ़िया। ये भोजपुरी का एक बड़ा काम है जो आपने किया है, और भोजपुरी जो भाषा है हमारी, भोजपुरी जो संस्कृति है हमारी, वो यकीनन इससे बहुत 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 समृद्ध होगी, क्योंकि इस तरह के काम रेयर होते हैं और ये बड़े 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 मेहनत की डिमांड करते हैं। तो आप कुछ इसमें से सुना दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, क्योंकि चल रही है चर्चा तो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं ना, सुनते हैं। आप चूंकि आपके पास किताब है, आपने पढ़ भी लिया है, फिर भी थोड़ा सा जैसे जब मैंने लिखना शुरू किया तो एकदम पहला श्लोक से मैंने शुरू किया था लिखना। तो जिसे आपको सुनाया चाहे किसी को सुनाया तो वहां से कुछ बातें आई, तो फिर मैंने जो 0-0 करके मैंने श्लोक डाला, वो जो मेरी अपनी अनुभूति है उसको मैंने अपने 0-0 से डाला है। तो मैंने लिखा कि हई हमार हवान क जहिया ढुकल विचार, महाभारत लेबे लगल तहिया से आकार। हमके लगल कि महाभारत हई हमार हव आन क। अब गीता का थोड़ा सा संक्षिप्त में कि ई विचार होखे खत्म, कौन विचार? कि हई हमार हव आन क। ई विचार होखे खत्म बचे नयापन आन, अन्नापन पे फल कामना इतने गीता ज्ञान। क्या बात, बहुत बढ़िया, सच में। एकरा में जैसे हमार जो कोशिश हुई बा कि जवन आदेशात्मक बा थोड़ा सा वीर रस में आ जाओ, जवन विषाद बा थोड़ा से विदेशिया धुन, जैसे लिखाई ठाकुर विदेशिया में चल गई। 13वां अध्याय में हम लिखत रहनी तवना घड़ी ये छठ का समय रहे, अपना रूम में हम बैठ के लिखत रहनी। विचार तो भर गई, भाव भर गई श्लोक का, धुन देवे के बाद के चाहे कोनो तुक करे के बाद बगल अगल से बाजत रहे छठ का। तो 13वां अध्याय में 10 गो श्लोक हम छठ का धुन पर लिख लेंगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत रोचक है। असली रचना प्रक्रिया तो यही होती है ना। बहुत बढ़िया। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और भोजपुरी संस्कृति को जानना समझना, क्योंकि मेरी भी भाषा तो भोजपुरी ही भाषा है और अच्छा लगता है आप जैसे लोग अगर कुछ इसमें इतना सार्थक कर रहे हैं। तो उम्मीद है जिस तरह से कई बार मैं भोजपुरी से उदास होता हूँ कुछ लोगों कवियों को सुन करके, जो सिर्फ कश्मीर को चीर देंगे और मुसलमानों को फाड़ देंगे और पाकिस्तान चले जाओ और गोली मारो गद्दारों को, और इस तरह की कविताओं को ही उनको लगता है कि वीर रस की कविता है। वहाँ इस तरह का जो अपने यहाँ सांस्कृतिक समृद्धि है, अपने यहाँ जो धार्मिक और पौराणिक और विरासत है, उसमें से कैसे हम प्रगतिशील चीजों को लेकर के आए
जरूरी नहीं है कि हमारा इतिहास, हमारा अतीत बहुत प्रगतिशील हो, बहुत स्वर्णिम हो, लेकिन उस परंपरा में भी बुद्ध रहे हैं, उस परंपरा में भी कबीर रहे हैं, उस परंपरा में भी अमीर खुसरो रहे हैं। तो हम उस परंपरा को लेकर के आए, और तब भोजपुरी हमारी जो भाषा है वो बहुत समृद्ध होगी, और भोजपुरी लोक समृद्ध होगा, भोजपुरी बोध समृद्ध होगा, और तब हम भोजपुरी भाषा को किसी भी स्तर पे रख सकते हैं। जी, हम अपन एगो बात कहते हैं कि न हम हास लिखिला न हम परिहास लिखिला, कबो केहू के ना कोनो तरह उपहास लिखिला, आ सामाजिक रूप से विद्रूपता पर जब नजर जाला उठेला दिल में हाहाकार हुए एहसास लिखिला, और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। तो यही किसी भी भाषा के, किसी भी रचना की मूल मंतव्य, उसका मूल आधार यही होना चाहिए। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज आपने बात के लिए समय निकाला, हम लोगों से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग फिर बातचीत करेंगे और इसके आगे की बातों को करेंगे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।